बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा और इंस्टेंटली मैंने उस वक्त आप लोगों को जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाई थी दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 11.12 जो कि एक्सरसाइज की प्रॉब्लम थी। आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.13 से, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि तीन कैपेसिटर C1 4 माइक्रोफेराड, C2 6 माइक्रोफेराड एंड C3 8 microfarad are connected to a voltage source of 250 volt. 250 volt सोर्स के साथ इसे कनेक्ट किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस V2। इस कैपेसिटर को ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेराड, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 फाइंड करें। अच्छा, दैट्स क्वाइट इजी, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज में सब पे चार्ज क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए, अगर मैं V2 के लिए पहले मैप बनाऊं तो V2 किसके बराबर होगा? Q बाय C2 के बराबर होगा। मुझे Q की वैल्यू चाहिए तो Q किसके बराबर होगा? Q इज द नेट चार्ज। नेट चार्ज इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V डिवाइडेड बाय C2। ये शॉर्टकट फार्मूला है आपके पास कि जब भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने को कहे तो मैंने डेरिवेशन भी की और शॉर्टकट भी बताया। आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगाओगे V2 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V डिवाइडेड बाय C2। अब अगर ये V1 होता तो V1 C1, अगर V3 होता तो C3 होता। ऊपर दोनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं। अच्छा, देखिए क्या गिवन है। V गिवन है, C2 गिवन है। इसका मतलब द ओनली रिक्वायर्ड थिंग इज C इक्विवेलेंट। इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है। तो बताइए C इक्विवेलेंट हम फाइंड कर सकते हैं। 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर प्लस 1 ओवर प्लस 1 ओवर C3। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आपको सिर्फ यही एक वैल्यू चाहिए। अगर इधर पुट करेंगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 11.14। 11.14 में आपको कहते हैं कि एक तीन कैपेसिटर्स हैं जिनमें एक कैपेसिटर है 14 माइक्रोफेराड का। अच्छा, मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करता, पहले डेटा लिखता हूँ क्योंकि मैंने डेटा दिया। एक कैपेसिटर है C1 14 माइक्रोफेराड का, दूसरा कैपेसिटर है C2 20 माइक्रोफेराड का, तीसरा कैपेसिटर है C3 10 माइक्रोफेराड का। उसके बाद ये डेटा देने के बाद 3 कैपेसिटर्स C1 this, C2 this, C3 this and the insulated plate of C1 is at a potential of 100 volt। ये C1 की जो इंसुलेटेड प्लेट है, यानी वो दूसरी प्लेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो कितने वोल्ट पर है? 100 वोल्ट के पोटेंशियल पर है। एंड वन प्लेट ऑफ C3 बीइंग अर्थ। मुझे अभी तक इसने ये नहीं बताया कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज है या पैरेलल है। मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन देता चला जा रहा है कि C1 की एक प्लेट हाई पोटेंशियल 100 पोटेंशियल पर है और C3 की दूसरी प्लेट अर्थ हुई हुई है। तो मैं अब इसके सामने नहीं ड्रॉ कर सकता, मैं एहतियातन नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो मैं फिर इनको कनेक्ट कर सकूँ। तो इसकी एक प्लेट को मैं अर्थ कर देता हूँ। ये रहा C3। What is the value of potential drop across the plates of C2 if, अब मुझे क्या कह रहा है? C2 की वैल्यू बताओ। कब? V2 की वैल्यू बताओ। यानी C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप V2 आएगा उसकी वैल्यू बताओ। किन हालात में? जब तीनों कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो बात उसने रखी नहीं थी, मुझे शुरू में बतानी थी, आखिर में रखी हुई है। तो अगर तीनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पे और इसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C3। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को ड्रॉ करने का एक नया अंदाज इसने आपको सिखाया है, वैसे ही ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। सिंपली दिस इज 100 वोल्ट एंड दिस इज C1 C2 C3 और मुझे क्या चाहिए? V2 चाहिए। V2 मिल गया या नहीं? क्योंकि V2 के लिए मैं अगेन यही फार्मूला लगाऊंगा। V2 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V डिवाइडेड बाय C2। समझ आ गई? अच्छा, इस प्रॉब्लम में हो सकता है कि आपसे V1 और V3 भी मांगे। तो अगर V1 और V3 मांगे तो इसी फार्मूले के मुताबिक आप V1 और V3 की वैल्यू भी पुट कर दें। कैपेसिटर में एक बड़ी खूबसूरत बात यह है इसकी प्रॉब्लम्स में, कल जो मैंने प्रॉब्लम करवाई उसमें सब कुछ मांगा था, याद है? दो कैपेसिटर थे, एक 4 माइक्रोफेराड का, दूसरा 8 माइक्रोफेराड का। दोनों को 200 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्ट करके इनको कहते हैं सीरीज में कनेक्ट करने के बाद बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है और नेट चार्ज क्या है और हर एक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है
और हर एक के ऊपर चार्ज क्या है और हर एक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है। अगली प्रॉब्लम में हम जैसे ही जाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम, एज आई रिमेंबर इस प्रॉब्लम में V1 और V2 भी मांगे होंगे, जरा चेक कीजिए। इसमें V1 और V2 भी मांगे हैं। तो इस प्रॉब्लम में आप ऐसा कर सकते हैं कि V1 भी फाइंड कर लें और V2 भी फाइंड कर लें, फार्मूला इसी तरह एडजस्ट करें, V3 भी, V1 V2 V3। इस प्रॉब्लम में आके गए आप, उससे क्या V1 भी रहने दो, V3 भी रहने दो, सिर्फ क्या निकालो, V2 निकाल लो। तो पहली तीन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही सीक्वेंस पे चल रही है। आगे फिर ये टेस्ट बदलता है, आपको सर्किट के साथ भी दोस्ती करवाता है। दिस वाज 1415 में आपको क्या कहते हैं आप ये देखते हैं। सो लेट्स चेक आउट प्रॉब्लम नंबर 11.15। ये भी बड़ी खूबसूरत प्रॉब्लम है। अमूमन स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम से बहुत घबराते हैं जिनमें सर्किट डायग्राम हो। They are not difficult. You just have to watch them closely. ये 6 वोल्ट का सोर्स है, ये C1 है जो कि 3 माइक्रोफैराड है, ये C2 है जो कि 2 माइक्रोफैराड है और ये C3 है जो कि 5 माइक्रोफैराड है। और आपसे तकाजा ये है कि व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, उसको Q3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, 3 कैपेसिटर्स को, ये डायग्राम आपको गिवन होगी, कैपेसिटेंसेस की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, वोल्टेज की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, और आपको कहेगा कि ये जो C3 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, बताओ इस पे कितना चार्ज स्टोर हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं Q3 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो पहले हमेशा अपने लिए टारगेट सेट करो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Q3 किसके बराबर होगा? V बाय Q इज इक्वल टू CV, तो इट इज CV, इसका नाम क्या है? C3। और अब देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, लेकिन मैं ये तो जानता हूँ ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों के क्रॉस, इन पॉइंट्स के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी कि नहीं? तो मुझे वो वोल्टेज फाइंड करनी है। उस वोल्टेज को मैं वैसे ही V3 का नाम दे दूं, तो इस वोल्टेज को मैंने V3 का नाम दे दिया। ठीक होगी बात? अच्छा, अब ये सोचो कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज। वो ऊपर वाला पैरेलल उड़ा दो, सर्किट सिंपलीफाई करो। हियर इज अ न्यू सर्किट डायग्राम, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कैसे फाइंड करनी है अपनी वोल्टेज जो यहाँ पे अपेयर हो रही है इन पॉइंट्स के दरमियान। अच्छा, इसको भी वोल्टेज V3 मिलेगी, इसको भी V3 मिलेगी। तो अब देखो, ये रहा C1 कितने फैराड का? 3 माइक्रो। इन दोनों को रिप्लेस करूं, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में CP इज इक्वल टू C2 प्लस C3, रिजल्ट क्या आएगा? 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो अब यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं नाम देता हूँ सिंपली C का, या C प्राइम कह दो, चलो, इट इज 7 माइक्रोफैराड। ठीक है, और यहाँ पे 6 वोल्ट। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट? वोल्टेज डिफरेंट। यहाँ पे वोल्टेज, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस वोल्टेज को क्या नाम दिया था? V3 का। ठीक है, अब बताओ ये V3 डायरेक्टली किसके बराबर होगा? Q by C होता है ना, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें, इट इज इक्वल टू Q by C। अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों पे चार्ज क्या होगा? सेम। तो यहाँ पे Q नेट, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C प्राइम, तो C प्राइम लिख देते हैं। अब अगर मुझे Q नेट पता चल जाए और C प्राइम तो ऑलरेडी मुझे पता है कितना है? 7। तो ये पता है मुझे, ये पता चल जाए तो मैं V3 फाइंड कर दूंगा। V3 मिल जाए तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे Q3 मिल जाएगा। समझ आई बात? अच्छा, अब देखें, Q नेट डिवाइडेड बाय C प्राइम में Q नेट, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो Q नेट किसके बराबर होगा? C इक्विवेलेंट इनटू, वही फार्मूला, C इक्विवेलेंट इनटू V डिवाइडेड बाय C प्राइम। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज। इनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C प्राइम डिवाइडेड बाय C1 प्लस C प्राइम। C1 C प्राइम, 7 into 3 21 माइक्रोफैराड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 10 माइक्रोफैराड। ये माइक्रोफैराड स्क्वायर से कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? 2.1 माइक्रोफैराड। तो द रिजल्ट इज 2.1 माइक्रोफैराड। यहाँ पे 2.1 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई विद V कितना है? 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय C प्राइम कितना है? 7 माइक्रोफैराड। तो 7 माइक्रोफैराड, ये माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड से कट जाएगा और इससे आपके पास आ जाएगा 1.8। देखिए, भूल जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट है, 7 into 3
21। तो अब पॉइंट वापस लगा दें, भूल जाएंगे पॉइंट है 6 × 3 18, तो वापस लगा दें 1.8 वोल्ट। समझ आ गई? V3 की वैल्यू मिल गई है। C3 तो मुझे पहले से ही पता है, C3 कितना है 5, तो आप लगा देंगे 5 मल्टीप्लाई विद 1.8। समझेंगे ये क्या है, 5 × 2 तो 9 माइक्रो कूलम। तो चेक कर लें आपसे, यही है, खत्म हो गया, मुश्किल तो नहीं है। ये वाला आप लोग फिर दोबारा देख लें। अच्छा, इसके क्रॉस मुझे क्या चाहिए, कितना चार्ज स्टोर हुआ है ये फाइंड करना है। तो वो वैल्यू कितनी है Q3 फाइंड करने के लिए फार्मूला Q = CV, C3 V3। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज को किसका नाम दिया, V3 का। वो V3 मैंने यहाँ पे लाके लिख दिया, इन दोनों किससे रिप्लेस कर दिया, पैरेलल थे ना, तो इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया 7 माइक्रोफैराड। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली फार्मूला बताया कि जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में आ जाए, सॉरी सीरीज में आ जाए, तो आप वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली, C = V / C प्राइम। उस फार्मूले से आपको वोल्टेज मिलेगी। वोल्टेज पुट करने के बाद आप यहाँ वोल्टेज लेने के बाद आप यहाँ आएंगे और आपको चार्ज मिल जाएगा। ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11.16, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम 11.16 में आपको कहा जा रहा है कि दो कैपेसिटर्स हैं, C1 4 माइक्रोफैराड और C2 देखिए 6 है 8 है, 2 and 6, ओके 2 and 6 माइक्रोफैराड्स। अच्छा, they both are charged to a potential difference of 120 वोल्ट। 120 वोल्ट पे चार्ज हुए हैं, तो इसको भी सेपरेटली, इसको भी 120 पे चार्ज किया गया है और इसको भी 120 पे चार्ज किया गया है, ठीक है। they both are charged to 120 वोल्ट। अच्छा, no क्लास के अंदर तो पोसो का खैर दिन हम तो पोसो इसके दास हो तो थे बंद Q1 = C1 × E, ठीक है। मैं उसको बता भी रहा हूँ मैं चाय नहीं पीता, फिर उसको कहता है नहीं आप चाय पिएंगे। मैंने सोचा अब ये सरों से ही पूछ ले, क्योंकि ये चाय का कप लाया, अब ये कहते हैं यूटिलाइज हो जाए, ठीक है ना। नेम क्लास के पास जरा इसको समझाओ। अच्छा, Q2 = C2 × E। इंडिविजुअली दोनों को चार्ज किया गया है सेपरेटली 120 वोल्ट पर, ठीक है। तो इसने कितना चार्ज स्टोर किया बोलो, C1 × V, इधर देखो C1 × V 2 × 120 240 माइक्रोकूलम, 6 × 120 720 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों ने ये चार्ज स्टोर कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है कि जब आपने इन दोनों को सेपरेटली चार्ज कर लिया और उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया इन सच अ वे कि आप एक कैपेसिटर को, लेट्स से ये C1 है, दूसरे कैपेसिटर के साथ ऐसे तरीके से कनेक्ट करते हैं कि इसकी पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन है कैपेसिटर C1 की पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर C2 की नेगेटिव, और कैपेसिटर C1 की नेगेटिव कैपेसिटर C2 की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है। जरा डायग्राम में एक बात पे गौर कीजिए, ये बारीकी नोट करें। C1 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस रखता है, तो उसके ऊपर चार्ज भी मैंने कम शो किया। C2 6 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस रखता है, तो उसके ऊपर मैंने चार्ज भी ज्यादा। डायग्राम सेंस में रह के ड्रॉ करनी है, रैंडमली नहीं ड्रॉ करनी। अब उसके बाद देखो, इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है और उसके ऊपर कम चार्ज है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर चार्ज किया हुआ है, ठीक है। नेट चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर। यहाँ पे कुछ चार्ज फ्लो करेगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ। ये दोनों तो अब कनेक्टेड है ना, और आप देखें इसके हाई को इसके लो के साथ और इसके हाई को इसके लो के साथ कनेक्ट किया है, तो यूं अब सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों की वोल्टेज
इक्वल ना हो जाए। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वोल्टेज इक्वल होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि कितने चार्ज ये फ्लो करना है। एक्स्ट्रा चार्ज कितना है यहाँ पर? 720 माइनस 240। वो चार्ज जो एक्स्ट्रा है जिससे सर्किट में फ्लो करना है दैट इज इक्वल टू 480 माइक्रो कूलम चार्ज। ये वो एक्स्ट्रा चार्ज है जो सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, इतना चार्ज अगर सर्किट में फ्लो करेगा तो किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगा। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो दैट नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द नेट चार्ज ओवर नेट कैपेसिटेंस। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगी? C1 प्लस C2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 480 माइक्रो कूलम ओवर C1 प्लस C2। सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 480 माइक्रो कूलम और C1 कितना है? 2 प्लस 6 8 माइक्रो फेराड। ये दोनों कट जाएंगे और 8 इंटू 6 is 48, so you get 60 वॉट। अच्छा 60 वॉट। अच्छा मैं आपको कैलकुलेशन के बगैर बताने को तैयार हूँ कि इन प्लेट्स के ऊपर अब नया चार्ज कितना होगा, क्योंकि चार्ज तो फ्लो हुआ है ना, चार्ज फ्लो हुआ है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। तो अब मैं आपको बगैर कैलकुलेशन के डायरेक्ट बता सकता हूँ कि जो नया चार्ज होगा इन प्लेट्स के ऊपर Q1 प्राइम और Q2 प्राइम वो कितना होगा। इसके ऊपर 120 होगा और इसके ऊपर 360 होगा। 120 माइक्रो कूलम और 360 माइक्रो कूलम। ये क्यों हुआ? वेरी गुड। इधर थी वोल्टेज 120 तो इन्होंने इतना चार्ज स्टोर किया, वोल्टेज हाफ हो गई है तो चार्ज भी हाफ हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं? वरना मैं फार्मूला भी आगे लिख देता हूँ। Q1 प्राइम इज इक्वल टू C1 इंटू ये जो नई वोल्टेज है नेट वोल्टेज ये, और दिस वंस C2 इंटू नेट वोल्टेज। अब वेरीफाई भी कर लें। C1 इज 2 इंटू 60, फिर 6 इंटू 60 360। आता है कि नहीं आता? लेकिन समटाइम्स इफ यू हैव वेरी ब्रॉड विजन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेटा से बहुत जल्दी रिजल्ट उठा लेंगे, फिर आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं प्रॉब्लम्स खुद करवा रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट से मदद लेके डायरेक्टली आंसर को हिट कर दें आप, ये टाइम ना लगे आपका। समझ आई? ओके, लेट्स गो टू द अदर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 11.17। अच्छा, इस प्रॉब्लम में आपको कहता है दो कैपेसिटर्स हैं, C1 is 6 माइक्रोफैराड एंड C2 is 4 माइक्रोफैराड, और इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया है 120 वोल्ट से। इसको चार्ज नहीं किया गया, सिर्फ इसी को चार्ज किया गया। इसको चार्ज किया गया 120 वोल्ट से। बताइए इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा? Q1 is equal to C1 into V, C1 into V, 6 into 12, 720 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर हुआ है। उसके बाद इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये रहा C1, ये रहा C2। अब C1 चार्ज है और C2 जो है वो अनचार्ज है। ठीक है, अब बताओ चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम C1 टू C2। वो C1 से C2 की तरफ फ्लो करेगा। ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर को भी चार्ज करेगा। कब तक? जब तक वोल्टेज बराबर ना हो। अगर वोल्टेज बराबर हो तो इसका मतलब कि कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे नेट वोल्टेज नेट कैपेसिटेंस भी फाइंड कर लेता हूँ। CP इज इक्वल टू C1 प्लस CP इज इक्वल टू C1 कितना है? 6 प्लस 4 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब वो नेट वोल्टेज जिसकी वजह से ये चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट नेट वोल्टेज विल बी इक्वल टू Q बाय C। तो Q कौन सा? यही जो चार्ज है सर्किट में 720 माइक्रोकूलम, और CP 10 माइक्रोफैराड। माइक्रो माइक्रो से कैंसिल, ये से कैंसिल, द नेट वोल्टेज इज 72 वोल्ट। क्लियर हुआ? ओके, लेट्स गो टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज 11.18। Okay, 11.18 में two capacitors of capacitances 8 microfarad
and 10 microfarad are connected in series across a potential difference of 180 volt. इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 180 वोल्ट. ठीक है. अब कहता है द कैपेसिटर्स आर देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड रिकनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर. व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ चार्ज? ये क्वेश्चन भी बड़े मजे का है. यहाँ पे आपके पास दो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं 180 वोल्ट सोर्स के साथ और उनको कंबाइन चार्ज दिया गया. अब आप जानते हैं ये जो C1 है इसकी कैपेसिटेंस कम है और C2 की कैपेसिटेंस ज्यादा है, लेकिन दोनों ने चार्ज सेम स्टोर किया होगा. ये थोड़ा एम्प्टी रह जाएगा. ठीक है. पहले ये चेक करते हैं कि इन दोनों ने कितना चार्ज स्टोर किया. जब ये दोनों चार्ज स्टोर कर लेंगे सीरीज में तो उसके बाद इन दोनों को अलग करके बैटरी से हटा के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद ये फाइंड करेंगे कि अब फाइनल चार्ज इनके ऊपर कितना है. ठीक है. सो लेट्स चेक इट आउट. देखें Q की वैल्यू चाहिए. Q किसके बराबर होगा? नेट चार्ज इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले में. V तो मुझे पता है ना. C इक्विवेलेंट किसके बराबर है? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. C1 8 into 10 80 माइक्रोफैराड स्क्वायर ओवर 18 माइक्रोफैराड. ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. 80 by 18. Here is a tip. फ्रैक्शन सॉल्व मत किया करें, फ्रैक्शन को साथ जाने दिया करें. वो कैलकुलेशंस में आमतौर पर कहीं ना कहीं पर डिसॉल्व हो जाएगा, खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा. देखते हैं ऐसा हमारे साथ आज होता है. नेट चार्ज फाइंड करना है. सो द नेट चार्ज ऑन ईच इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट व्हिच इज 80 by 18 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई विद वोल्टेज व्हिच इज 180 वोल्ट. और से देखें अगर ये यहाँ पे कैंसिल हो तो क्या बचेगा? 10. That's why I left it. Q net is equal to 800 माइक्रोकूलम. विदाउट कैलकुलेटर हम जा सकते हैं यहाँ पे. ओके. अब 800 दोनों ने चार्ज स्टोर किया है और उसके बाद क्या किया गया कि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया. ठीक है. यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा. ये फर्स्ट करेंगे C1 है, ये फर्स्ट करेंगे C2 है. 800 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे भी और 800 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे भी है. बताओ कोई चार्ज फ्लो करेगा? दोनों पे तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है. क्या एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे कोई चार्ज फ्लो करेगा? नहीं करेगा. हाँ? नहीं, मेरे एक्सप्रेशन देख के मत कहोगे करेगा. रीजन बताओ. सुनो देखो ये दोनों जो हैं डिफरेंट कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर हैं. अगर दोनों की कैपेसिटेंस भी सेम होती तो फिर कोई चार्ज फ्लो ना कर सकता. अब आपने यहाँ पे 800 कूलम चार्ज डाला हुआ है जबरदस्ती. छोटी कैपेसिटेंस है तो उसमें चार्ज बड़ी मुश्किल से आया और यहाँ पे बड़ी कैपेसिटेंस है तो उसमें भी उतना ही चार्ज मौजूद है आसानी के साथ. अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चार्ज बड़े कैपेसिटर से छोटे की तरफ फ्लो करेगा या छोटे से बड़े की तरफ? वेरी गुड. छोटे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होता है, वहां पे एनर्जी ज्यादा है तो चार्ज छोटे कैपेसिटर से बड़े कैपेसिटर की तरफ फ्लो करेगा. यू गॉट द आइडिया. और ये भी नोट करें कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 800 माइक्रोकूलम चार्ज थोड़ी सी स्पेसिंग में मौजूद है तो उनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है तो चार्ज विल फ्लो. तो यहाँ पे ये कहना कि चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा ये गलत होगा. द चार्ज विल फ्लो. पहले तो ये चेक करो कि अब इस सर्किट में नेट चार्ज कितना है. व्हाट इज द नेट चार्ज? इस पर कितना है? ये मुझे लिखना चाहिए चार्ज नॉट कैपेसिटेंस. दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1. इस पर कितना चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है? सेम अमाउंट. तो नेट चार्ज कितना होगा? 1600 माइक्रोकूलम. ठीक है. अब कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है ये? पैरेलल. तो Vp इज इक्वल टू Cp is equal to C1 plus C2. ऐड करें 8 plus 10 18 माइक्रोफैराड. अब नेट वोल्टेज किसके बराबर होगी? नेट चार्ज और नेट कैपेसिटेंस. नेट चार्ज 1600 माइक्रोकूलम, नेट कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैराड. ये दोनों कट जाएंगे. अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इस नेट वोल्टेज की वजह से चार्ज फ्लो करेगा तो फाइनल चार्ज कितना होगा एक के ऊपर?
तो Q1 प्राइम और Q2 प्राइम, Q1 प्राइम C1 इंटू नेट वोल्टेज और C2 इंटू नेट वोल्टेज, ये वाली नेट वोल्टेज जो मैंने फाइंड किया फाइनली, ठीक है। अच्छा C1 is 8 and 8 microfarad multiply with 1600 divided by 18 वोल्ट, इससे तकरीबन 90 आता है, 88.89 तकरीबन 90। चेक कर लें ऐसे ही, नेट वोल्टेज यही आई है या 188 है नेट वोल्टेज, 188.89 हो ये वोल्टेज, 88.89 नेट वोल्टेज है ये। अच्छा अब अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो C1 is 8 multiply with 88.89, रिजल्ट क्या आ रहा है 711.19। अच्छा दिस इज माइक्रो कूलम और यहाँ पे 10 into 88.89, the result is 888.9। तो फिर ये 1 होना चाहिए ताकि ये दोनों जब ऐड हो तो वापस 1600 आ जाए, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है 1600 है। अब जरा फाइनल लुक भी देखें, एनालिसिस। हमने क्या कहा था कि चार्ज छोटे कैपेसिटर से छोटे पे कितना चार्ज था, बड़े पे कितना था 800, लेकिन अब फाइनल चार्ज छोटे पर बड़े पर, बड़े ने छोटे को चार्ज किया, जो जरा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। लेकिन अगर आप लॉजिक को देखें तो हमने क्या कहा था, बड़े के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हुआ है, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर है, उसके अंदर जो चार्जेस हैं उनके अंदर रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो वहां से चार्ज लीक करेंगे छोटे कैपेसिटर, बड़े से छोटे की तरफ, सॉरी छोटे से बड़े की तरफ लीक करेंगे। छोटे कैपेसिटर पर स्पेस कम है, तो इस थोड़ी सी स्पेस में 800 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर हुआ है, यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से चार्ज लीक करेगा टुवर्ड्स अ बड़ा कैपेसिटर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 11, ठीक है। थैंक यू।